Students, today we are going to read chapter number 3 from 8th class English book Honeydew, and the title of the chapter is Glimpses of the Past. यानी कि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं हमारे इतिहास की एक झलक. So let us start. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर हम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एक हिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं फ्रॉम 1757 टू 1857. अब 1757 से ही क्यों? क्योंकि 1757 में ही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फर्स्ट बैटल लड़ी और फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया की किसी स्टेट पर अपना अधिकार किया था. सो दैट बैटल वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस वॉज बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1857 यानी कि इंडिया की फर्स्ट फ्रीडम फाइट तक की हिस्ट्री इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857. और with this help of this speech bubbles और जो pictures हैं उनके थ्रू आप समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी conditions हुई थी कि जिनकी वजह से हमने First War of Independence लड़ी थी. In the first picture you can see this is a function in Delhi. दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है और ये वहाँ की पिक्चर है. इसमें जो सिंगर है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. शी इज़ लता मंगेशकर एंड सिंगिंग द सॉन्ग ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल्ड विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स. मार्टियर्स होता है शहीद. तो उनका फेमस सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी. और इसके अलावा यहाँ पर हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हैं रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर तात्या टोपे हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं. तो ये सब जो हैं इंडिया की फ्रीडम की स्ट्रगल के इम्पॉर्टेंट लीडर्स रहे थे. सबसे पहले हमारा आ गया कंपनीज कॉन्क्वेस्ट दैट वाज फ्रॉम 1757 टू 1849. 1757 से 1849 के बीच का टाइम है. तो क्या है इसमें? विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अब अपने सुपीरियर वेपन्स, अब उनके वेपन्स कौन से थे? एक तो ऑब्वियसली उनके पास जो हथियार थे वो भी मॉडर्न थे, प्लस उनकी जो चालाकी थी, जिस चालाकी से उन्होंने इंडिया के ऊपर अधिकार किया था, उन दोनों चीज़ों की वजह से इन्होंने यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में काफ़ी एरियाज़ पर अपना अधिकार कर लिया था. तो 1757 से 1765 के बीच में ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इस हिस्से पर द पिंक शेड इज ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी बन चुकी थी. बाकी अभी इंडिया पर इंडियन प्रिंसेस का अधिकार था. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एरिया एक्सटेंड होता गया, यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई. तो ये एकदम से नहीं हुआ था. इसको पूरा होने में यानी कि 1757 से 1857 पूरे 100 साल लगे कि इंडियंस को अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भर गया था. सो लेट अस स्टार्ट द सीक्वेंस. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. इंडिया के जो प्रिंस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूरदर्शी नहीं थे. वो बहुत सिर्फ अपने तक ही सीमित थे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते थे. बस अपना छोटा सा एरिया था उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते थे, बस इतना ही उनके माइंड में था. दैट अपस्टार्ट राजा बाग ऑल इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब जैसे कि छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे, तो क्या था, एक राजा, कोई राजा ऐसा था जो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लेता था और दूसरे राजा को वो हराकर अपने अंडर ले लेता था, और इसके बदले क्या होता था, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था.
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और ऐसी जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी इसकी वजह से जो लोग थे उनमें बिल्कुल भी शांति नहीं रही थी, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। द राइवलरीज हैल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट could easily subdue Indian princes one by one। अब जो आपस में जो छोटे छोटे राजाओं के बीच में जो राइवलरीज थी, जो दुश्मनी थी, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हेल्प मिली और इसी वजह से उन्होंने कई इंडियन प्रिंस जो थे अपने अंडर कर लिया। सबड्यू मतलब अपने वश में कर लिया था। सिर्फ कुछ एक राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की इस चालाकी को समझते थे और उनमें से एक थे हमारे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। As passing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। और टीपू सुल्तान एक ऐसे इंडियन राजा थे जो ब्रिटिशर्स से अपनी डेथ तक लड़ते रहे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स को अपने पांव पसारने नहीं देना चाहते थे। अब जो ये चीज़ें हो रही थी कि इंडियन प्रिंस, कुछ राजा जो थे वो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे और कुछ उनके अगेंस्ट थे, तो लोगों के बीच में क्या बातें चल रही थी उस दौरान। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब कुछ लोग जो थे वो फेवर में थे। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। अब जो इस चीज़ के फेवर में थे वो कह रहे थे भगवान का शुक्र है कि अब हमारे देश में क्या होगी, शांति होगी, अब ना कोई लूटपाट होगी, ना कोई लड़ाइयाँ होंगी। इट इज़ गॉड हु सेंड ब्रिटिश, और ये तो भगवान है जिन्होंने हमारे लिए ब्रिटिशर्स को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा जो भविष्य है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। और जो अगेंस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। वाइट्स यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों को मार दिया है और हमारे कई राजाओं को गद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे पर आफ्टर ऑल वो तो इसी ज़मीन के थे, वो तो इसी इंडिया से ही बिलोंग करते थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स, और अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। अब ब्रिटिश रूल में 1765 से 1836 में क्या हुआ, उस टाइम पर कुछ जो रिलीजियस लीडर्स थे वो सामने आए। अब रिलीजियस लीडर्स जो थे वो किस चीज़ को प्रीच कर रहे थे, किस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और छुआछूत को बढ़ावा दे रहे थे। वो क्या समाज में फैला रहे थे, एनी वन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजन, कोई भी हिंदू अगर समुद्र को पार करता है तो वो अपना धर्म खो देता है। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू विमेन, और दुनिया में जितने भी दुख हैं उनका कारण क्या है, विमेन हैं, महिलाएं हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और सच तो ये था कि ब्रिटिशर जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था और ब्रिटिशर जो थे उनको अपमानित ही किए जा रहे थे। स्कॉन्ड मतलब होता है अपमानित करना। वन ब्रिटिशर इज सेइंग हियर द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टीज। नेटिव्स यानी कि इंडिया में रहने वाले लोग, भारतीय जो हैं वो विश्वास के काबिल नहीं हैं और वो क्या हैं, ईमानदार नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, पर कुछ अब जैसा कि कुछ लोग फेवर में थे ब्रिटिशर्स के, तो कुछ जो थे वो ऐसे ही थे जैसे आस्तीन के सांप की तरह, और वो अंग्रेज़ों के फेवर की बात करते थे। तो वो कहता है, यहाँ पर एक पर्सन इंडियन खड़ा है, वो कहता है कि नहीं मैं तो आपके प्रति ईमानदार हूँ। अब मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स एंड हैवी टैक्सेस फोर्स्ड इंडियन टू अबेंडन देयर फील्ड। अब व्यापारियों के तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करना चाहते थे, प्रॉफिट ही कमाना चाहते थे, और इसी वजह से कई किसान जो हैं वो खेती छोड़ना शुरू कर रहे थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, इंडियन इज सेइंग टू द ब्रिटिश पर्सन हु हैज़ कम टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो टैक्स लेने आया है उस पर्सन से कह रहा है कि मेरा सारा अनाज तो आपके आदमी लेकर जा रहे हैं। स्टिल यू आर स्टिल इन एरियार्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। कहता है कि तुम्हें अभी भी तुम्हारा क्या है, एरियार्स होता है बकाया,
कि अभी तुम्हारा टैक्स बकाया है, अगर तुमने नहीं पे किया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। Inevitably, famines followed between 1822 to 1836. 15 lakhs Indian died of starvation. अब क्या है, फेमाइंस, अकाल पड़ने लग गए। 1822 से लेकर 1836, 1822 से 1836 तक इतने अकाल पड़े कि इंडिया में 15 लाख जो भारतीय थे वो भूखमरी के कारण उनकी डेथ हो गई थी। Still the British invented other methods which gave them more profit. अब अकाल पड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं मिल रहे हैं, खेती नहीं हो रही, फसल नहीं हो रही, तो वो और तरीके ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो वो सबसे वो डिफरेंट लॉज लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट कानून लेकर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया, कि जो भी ब्रिटेन से बना हुआ माल है, सामान जो है, अगर वो इंडिया आता है तो उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स ब्रिटिशर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। अ गुड आइडिया, ब्रिटिशर्स तो इस चीज़ से एग्री थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल होता है अपंग कर देना, तो ब्रिटिशर्स के ऐसे कानूनों ने भारतीय जो उद्योग थे उनको अपंग बना दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडिया के जितने आर्टिस्ट थे, जितने भी बिजनेस थे, सभी जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे थे। और ऐसे टाइम पर कुछ ऐसे पर्सनस की ज़रूरत थी जो इस सिचुएशन को ठीक कर सके। तो ऐसे में कौन सामने आते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1722 से लेकर 1833 तक उन्होंने बहुत से काम किए। Who was Raja Ram Mohan Rai? He was a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जो थे एक समझदार पढ़े लिखे इंसान थे जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। तो वो क्या कहते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। वो कहता है कि हमें खुद से डिस्पाइज मतलब घृणा करना, कि हमें खुद से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। और हम इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो कमियां हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। और जितने भी ये अंधविश्वास हैं इनकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। और वो अपनी वाइफ उमा से कहते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राजा राम मोहन राय वाइफ इज उमा। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। राजा राम मोहन राय ने अपनी वाइफ से कहा कि जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं, यू कैन सी ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर्स ऑफ काओ, पर उनका मिल्क जो है, सभी का मिल्क वाइट कलर का होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ सेम। और इसी तरह से अलग अलग जो टीचर्स हैं उनके कहने का तरीका अलग है, पर सबका असेंस जो है वो क्या है, एक है। सभी जो हैं एक रास्ते पर चलते हैं और वो सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। और वो साइंस से और आधुनिक जो ज्ञान था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी नॉलेज है, जो शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चे को जिससे वो खुद का कोई बिजनेस कर सके, या कुछ ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक होनी चाहिए। सुपरस्टिशंस की ओर वो ध्यान नहीं देते थे। He started a newspaper but the suspicion of British stopped them 1823. उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया बट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स उन्हें वो बंद करना पड़ा इन 1823. He crossed the seas and went to England to see what made British powerful and there he told them. अब उन्होंने सी क्रॉस किया, मतलब वो अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे। और पहले कहा जाता था कि जिसने समुद्र पार कर लिया उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो राजा राम मोहन राय ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए समुद्र को पार किया
एंड ही वेंट टू इंग्लैंड, और वहाँ पर वो देखना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कैसे पावरफुल हो रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग में ब्रिटिशर से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस अवर एज सब्जेक्ट। कहते हैं कि हम आपको अपने रूलर मानते हैं, हम आपको अपना राजा मान लेते हैं, पर आपको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, अपने नागरिक मानना पड़ेगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक राजा की अपने जो प्रजा है उसके प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे समाज में अंधविश्वास फैले हुए थे, राजा राम मोहन राय ने कितनी कोशिशें की, और कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियन बिजनेस को, इंडियन एग्रीकल्चर को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे थे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।